देखिए मानव शुक्राणु है ना, यानी ह्यूमन स्पर्म, ये किसमें पाया जाता है? तो ये मेल में पाया जाता है, नर युग्मक है ये। स्पर्म जो होता है वो नर युग्मक होता है। युग्मक का मतलब समझ रहे हैं ना, अभी बताए थे पीछे, एक मादा युग्मक होते हैं और नर युग्मक, दोनों मिलकर क्या करते हैं? जाइगोट का निर्माण करते हैं। और जाइगोट क्या कर लेता है? भ्रूण का निर्माण होता है ना। यानी मादा में क्या पाए जाते हैं? मादा युग्मक का नाम अंडाणु है और नर युग्मक का नाम शुक्राणु है ना। तो उसी तरह तो देखिए मानव शुक्राणु क्या होता है ना, तो ये याद कर लीजिएगा कि बोर्ड में छपा है, बोर्ड में आएगा, इम्पोर्टेंट है, हो गया ना। तो देखिए नर युग्मक यानी, तो देखिए क्या होते हैं, मानव में शुक्राणु लगभग कितना मीटर लंबा होता है? 60 माइक्रोमीटर। 60 माइक्रोमीटर समझ रहे हैं? नहीं, 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -6 मीटर। 10 के पावर -6 यानी 1 मीटर है ना, उसको कितना काट दीजिए? 10 लाख। 1 मीटर लंबे कोई ले लीजिए रस्सी और उसको कितना काट दीजिए? छोटा छोटा 10 लाख टुकड़ों में तोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? एक शुक्राणु के बराबर। यानी 1 मीटर कितना है? 1 मीटर ज़्यादा होगा, इतना होगा, इतना ही होगा। और उसको 10 लाख टुकड़ा में काटना है। बहुत छोटा होगा, नहीं दिखेगा, वो दिखता नहीं है, तो उतना ये होता है छोटा। यानी ये माइक्रो लिखे हैं तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि 10 के पावर कितना? -6 मीटर, यानी 6 गुणे 10 के पावर -5 मीटर, इसको लिख सकते हैं। 60 माइक्रो है ना, यानी 6 गुणे 10 के पावर -5 मीटर। अब ये कहेंगे कि 5 हो गए, यहाँ पर 6 लिखे थे, तो वही 0 है ना, वो गायब कर देगा, उसको करेगा ना। तो वो यानी 6 गुणे 10 के पावर -5 मीटर लगभग इतना होता है। अनुमानित मान है, अनुमानित मान है, ये नहीं है कि इसका एकदम फिक्स मान है कि इतना ही होगा, अनुमान लगभग माना गया है। अब देखिए इसके क्या होते हैं ना, कि ये नर में यानी मानव में जो होते हैं, जो पुरुष होते हैं, ये बचपन से ही नहीं रहते हैं, ये बचपन से ही उनमें नहीं रहते हैं। ये कब होते हैं? तो 12 साल के बाद। 12 साल के बाद एक हार्मोन्स आती है, जिस हार्मोन्स का क्या नाम है? टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन जब ये मानव में, जैसे नर में क्या होते हैं, ये हार्मोन्स आता है तो यही शुक्राणु क्या होने लगते हैं? बनना शुरू हो जाते हैं। और ये कहाँ बनते हैं? तो वृषण में, यानी टेस्टिस में। ये टेस्टिस में बनते हैं और वहीं पर इनका क्या होता है? निर्माण होता है। और कब होता है? तो 12 साल के बाद, यानी शुक्राणु का जो निर्माण होगा 12-13 साल के बाद होने लगता है। और किस हार्मोन्स के कारण होता है? तो टेस्टोस्टेरॉन के कारण। अब उनमें क्या हो जाती है? मैच्योरिटी आ जाती है, परिपक्वता आ जाती है। माने अब वो कहने लगते हैं कि इनके अंदर अब क्या होने लगे हैं? बड़े होने लगे हैं, होता है ना। यानी 12 साल के बाद युग्मकों का निर्माण होने लगता है। 12 से 14 साल, 14 साल भी कहीं है, बुक में कहीं देखेंगे तो 14 साल दिया है, कहीं देखेंगे तो 12 साल, तो लगभग 12 से 14 साल। और लड़कियों में भी अंडाणु का निर्माण होने लगता है लगभग 12 साल के बाद। 12 साल के बाद उनमें भी निर्माण होने लगता है। तो मादा जनन तंत्र में जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। मादा जनन तंत्र में आज किसका पोस्टमार्टम किया जाएगा? तो शुक्राणु का। शुक्राणु का पोस्टमार्टम कर लेंगे तभी ना, तो कहीं बता देंगे तो क्या हो जाएगा? समझे में नहीं आएगा। तो देखिए, तो पूछ देता है कि शुक्राणु का निर्माण मानव में किस अवस्था में होती है। तो आपको 4 ऑप्शन देता है। एक होता है 10 वर्ष, एक होता है 12 वर्ष, एक होता है 14 वर्ष, एक होता है 20 वर्ष। तो 14 वर्ष वाला वहाँ पर सूटेबल होता है। 14 वर्ष लगभग माना गया है। 12 से 14 साल बोला जाता है, तो वही 14 साल वहाँ पर रहता है कि 14 साल की उम्र में ये बनना एकदम पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, उससे पहले नहीं। तो ये हो गया ना कि कहाँ बनते हैं? तो टेस्टिस यानी वृषण में। ठीक, अभी नर जनन तंत्र जब पूरा बताएंगे तो उसके बारे में बताएंगे कि टेस्टिस क्या होते हैं। तो देखिए, तो वही होता है कि ये जो होते हैं इसका आकार कैसा होता है? तो चम्मच के आकार का, चम्मच के आकार का। इसका जो ऊपर वाला भाग होता है ना, यहाँ तक, यानी ये शीर्ष भाग है ना, यानी ये क्या इसको बोल सकते हैं? शीर्ष।
और ये जो होगा यहाँ से यहाँ तक का भाग, ये अक्षीय तंतु है, अक्षीय तंतु। और ये जो भाग होगा इसे कहते हैं मध्य भाग। ये हो गया शीर्ष भाग, समझ रहे हैं? यानी इतना दूरी जो है मध्य भाग जैसे चम्मच में होता है, और ये शीर्ष जैसे ये है ना, ये इसका क्या है, चम्मच के आकार का है। इसे कर दें तो ये पोछिया हटा दें इसे, तो चम्मच के आकार का है ना। तो ये क्या है, इसका शीर्ष है, और ये क्या है, इसका मध्य भाग है ना। तो पहले शीर्ष भाग को देख लीजिए, इसके बाद मध्य भाग को, और इसके बाद पूंछ। यही है शुक्राणु। शुक्राणु की संरचना है, देखिए इसे, है ना। बस ये पूछिए कैसे घुमा दिए, इधर लेकर जा रहा है, तो पोछ है भाई, जिधर से भी हो सकता है ना। तो देखिए शीर्ष भाग में क्या होते हैं, तो हेड। इस भाग में मुख्यतः केंद्रक तथा गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। जहाँ केंद्रक होगा, केंद्रक के अंदर ही ना गुणसूत्र होता है। कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं, समझ रहे हैं। यानी ये क्या होते हैं कि सिर में यानी हेड में क्या पाया जाता है, तो इस भाग में मुख्यतया केंद्रक तथा गुणसूत्र होता है। सिर का प्रारंभिक भाग एक्रोसोम होता है। देखिए ये ऊपर वाला है ना, ये झिल्ली से बंधा रहता है। एक्रोसोम होता है जो गाल्जी काय द्वारा निर्मित होता है, गाल्जी बॉडी द्वारा निर्मित होता है, जिससे अंडे को घोलने वाले एंजाइम क्या कर देते हैं, स्रावित करते हैं। जो अंडाणु है ना, जब ये अंडाणु के पास जाएगा तो अंडे जो होते हैं, ये जब जाएगा ना तो एक्रोसोम क्या करेगा, अब अंडा जो है उसका लेयर को अब धीरे धीरे तोड़ने की कोशिश करेगा, तभी तो ये अंदर जाएगा अंडाणु में। और जो ही अंडाणु में जाएगा ना तो ये इतना भाग क्या हो जाएगा, टूट जाता है, यही भाग छूट जाता है। जब निषेचन के समय क्या होता है ना कि ये वाला भाग अंदर चला जाता है अंडाणु में, ये वाला इतना ही जाएगा बस खाली, और ये वाले क्या हो जाते हैं, टूटकर बाहर निकल जाते हैं, बस यही जाता है। और जो ही जाएगा यानी हमको तो मतलब क्या है, गुणसूत्र से ना, तो गुणसूत्र अंदर चला जाता है, यानी इतना भाग, और ये भाग क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं अपने आप। तो देखिए तो वही क्या करता है, जिससे अंडे को घोलने वाले एंजाइम स्रावित करता है। इस प्रकार यह निषेचन में क्या हो जाता है, सहायक होता है। इसी के कारण क्या हो जाते हैं, निषेचन हो जाते हैं। यानी जब तक देखिए ये हो गया ओवम, ओवम हो गया ना। ये जो शुक्राणु है, ये जो ही इसके अंदर जाएंगे ना, ये तो इतना ही भाग आएगा अंदर। ये हो गए अंडाणु, ये हो गया शुक्राणु, इतना ही भाग अंदर आता है। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और जब टूट जाएगा तो ये अंदर आ गया ये वाला भाग। अब यहीं पर क्या करेगा, इसकी जो कोशिका होती है गुणसूत्र, अब वो विभाजित करने लगा कि किसके साथ, ओवम के साथ। अब ओवम के साथ जब ये हो जाएगा तो वही कह देते हैं क्या हो गया, ये निषेचित अंड हो गए हैं। निषेचित अंड, निषेचित अंड का मतलब अंडे में अब क्या होने लगा है, भ्रूण का निर्माण होना शुरू हो गया, यानी जाइगोट का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये मादा युग्मक है अंड, और ये नर युग्मक है। जब दोनों मिल जाएंगे तो उसी को तो निषेचन कहते हैं। निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है, अंड यानी ओवम और शुक्राणु का मिलना ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। समझ रहे हैं? तो वही यानी दोनों जब मिल जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, निषेचित। लेकिन कौन सा भाग जाता है शुक्राणु का, तो उसका हेड, शीर्ष भाग क्या हो जाता है, अंडाणु में चला जाता है। और जो ही अंदर जाएगा वही कह दिया जाता है क्या हो गया, निषेचन हो गया। उसी क्रिया को क्या कह देंगे, निषेचन। अगर ये अंदर नहीं गया, शुक्राणु तो है लेकिन अंदर नहीं गया, तो उसको निषेचन नहीं कहेंगे, उसको निषेचन नहीं कहेंगे। समझ रहे हैं? तब देखा जाए तो वही समझ रहे हैं ना। एक्रोसोम का क्या काम है कि इसको एंजाइम जो होता है स्रावित कर कर क्या करेगा, ओवम में जाने की कोशिश करेगा एंजाइम के द्वारा। तो देखिए यानी फिर से देख लीजिए कि इस भाग में मुख्यतः केंद्रक तथा गुणसूत्र उपस्थित होता है। सिर का प्रारंभिक भाग एक्रोसोम होता है, जो पहला भाग है, याद कर लीजिएगा। भाई फिगर अगर बनाए रहेंगे तो तुरंत मिल जाएगा आपको नंबर पूरा लिखने के लिए। तो आपको अपनी क्राइटेरिया है कि क्या कि शीर्ष भाग में क्या होते हैं, केंद्रक होते हैं और गुणसूत्र होते हैं,
और उसके सबसे ऊपरी शीर्ष भाग को क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं, जो किससे बना होता है, तो गाल्जी काय द्वारा निर्मित होता है, और जिससे अंडे को घोलने वाले एंजाइम क्या करता है, वो स्रावित करता है, और स्रावित करने के बाद ही क्या हो जाता है, निषेचन में सहायता कर देता है। समझ गए शीर्ष भाग? डाउट है? ये है, बस यही शीर्ष भाग है। इसके बाद आता है मध्य भाग। भाई अब बताइएगा, कोई भी चीज को पोषण चाहिए कि नहीं चाहिए? आगे जाने के लिए एनर्जी चाहिए। भाई हमारा खोपड़िया है, तो खोपड़िया चलाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, खाना पीना चाहिए, पोषण चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हम कहाँ लेकर चले जाते हैं, पेटवा में। पेटवा में तो उसी तरह इसका मध्य भाग है। तो देखिए क्या करता है, इस भाग में एक जोड़ी क्या होता है, तारक काय होता है। तारक काय क्या करता है, इसकी संरचना में बनाने में निर्माण करता है, इसकी कंकाल को बनाने में क्या करता है, सहायता करता है। ऊपर इस भाग से शुक्राणु के अंत तक एक अक्षीय तंतु उपस्थित माइटोकांड्रिया शुक्राणु को क्या करता है, गति करने के लिए ऊर्जा देता है। अब हमको चलना है तो किससे चलेंगे, पैर से ना। अब पैरवा को तो ठीक है, हम पैर से चलेंगे, खाएंगे किधर से, मुंह से खाएंगे, जाएगा कहाँ, पेट में, मध्य भाग है ना, मुंह है खाने के लिए, गया मध्य भाग में, एनर्जी मिली तो पैर से क्या करने लगेंगे, चलने लगेंगे कि नहीं। उसी तरह इसका भी है कि इसको जो होता है ऊर्जा चाहिए कैसे, आगे बढ़ने के लिए, तो वो कौन देता है, तो माइटोकांड्रिया। कहाँ पाया जाता है, तो मध्य भाग में। समझ रहे हैं ना? यानी ये मध्य भाग में क्या होते हैं, ये जो ऐसे बने हैं, इसी में ऐसी छोटी छोटी संरचनाएं ऐसे रहती हैं, ऐसे ही रहेंगी। देखिए इसमें है ना, देख रहे हैं भाई, सब देखिए बना है इसे, अरे इसे माइटोकांड्रिया देखिए, ये अरे जो गाजरी कलर है ना, उसमें है ऐसे। तो देखिए वही क्या है कि ये क्या करते हैं कि गति करेगा। जब ये गति करने के लिए इसको सहायता चाहिए कि नहीं चाहिए, गति करने के लिए किससे करते हैं, पूंछ के द्वारा। पूंछ अपना जितना इसे हिलाता रहेगा, ये आगे बढ़ता रहता है, बहुत तेज इसकी रफ्तार है, 28 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। 28 मील जानते हैं कितना होगा, मील बोले हैं ना, उसमें 14 ऐड कर दीजिए, 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। 42 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 1 किलोमीटर में एक घंटे में 42 किलोमीटर चल जाता है। एक छोटा सा जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसकी गति 42 किलोमीटर, हम लोगों से बहुत फास्ट होगा तब तो। हम लोगों की गति क्या है, कुछ नहीं, 1 घंटा में ढेर चलेंगे तो 10 किलोमीटर चलेंगे, लेकिन वो उससे ज़्यादा चलता है, 42 किलोमीटर। तो सोचिए, तो वही बात है कि देखिए क्या होता है कि इस भाग में एक जोड़ी तारक काय होती है, इस भाग से शुक्राणु के अंत तक एक अक्षीय तंतु उपस्थित माइटोकांड्रिया शुक्राणु को गति करने में क्या कर देता है, ऊर्जा देता है। बिना ऊर्जा का तो कोई कार्य संपन्न होगा ही नहीं। समझ रहे हैं ना? तो ये क्या होते हैं, चल होते हैं, ये चलने वाले होते हैं, जबकि ओवम चलने वाला नहीं होता है। चलने वाला कौन होता है, तो शुक्राणु होता है। अंडाणु क्या होता है, फाइलोपियन ट्यूब में आकर रह जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो जब ओवम पढ़ाएंगे तब ना, अभी तो शुक्राणु की बात हो रही है। तो ये चलने वाला, देख रहे हैं सब चल रहा है। जैसे यहाँ पर ये मान लेते हैं कि ओवम है, अरे ओवम, हाँ। अब ये शुक्राणु जब जाएंगे तो चलने के लिए इनको चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वो कौन देगा, ये कौन सा, माइटोकांड्रिया एनर्जी देगा, तभी तो ये आगे बढ़ेंगे। और सब आकर क्या कर देंगे, इसको घेर लेंगे। आज जानते हैं एक नॉर्मल मनुष्य में, एक स्वस्थ मनुष्य में जो स्पर्म जो होते हैं कितना बनता है। एक स्वस्थ मनुष्य में जो स्पर्म बनते हैं वो होते हैं 7 ml तक, 5 से 7 ml तक बनते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में जो स्पर्म की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, 5 से 7 ml तक इतना होता है। और इतने में शुक्राणुओं की संख्या पता है, बहुत होता है,
20 लाख से 40 लाख, कहीं कहीं बुक में तो 2 करोड़ 3 करोड़ दे देता है। 20 लाख से अधिक होते हैं। कंपटीशन देखिए, बहुत भयंकर कंपटीशन हो गया यहाँ पर। एक ओवम है ना, एक ओवम के लिए कितने मान के चलते हैं, 20 लाख आ गए तो सिर्फ एक ही ना अंदर आ जाएगा। बाकी 19,999 कहाँ गए? हाँ, सब वो खा जाते हैं, निष्क्रिय हो गए, अब उनसे कोई मतलब नहीं। फिर वो कहाँ जाएंगे? फिर बाहर। फिर अपने आप वो मर जाते हैं ना। तो जो कोशिकाएं मर जाती हैं तो अपशिष्ट पदार्थों के द्वारा वो क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं ना। बताइए, एक वैकेंसी है ना, सिर्फ एक ही अंडा है, एक अंडे के लिए कितने आ रहे हैं? 20 लाख। कंपटीशन तो वहीं पर हुआ है। आप सोचिए कि आप लोग कितने लोगों को मारकर आप खुद पैदा हुए हैं। शुक्र मनाइए। और आप लोग कहते हैं कि बहुत कंपटीशन है। कंपटीशन तो यहीं से सीख कर रहे हैं, नहीं है कि बस एक अंडा जो ही गया तुरंत वो क्या हो जाएगा, निषेचन, बाकी सब निष्क्रिय हो जाते हैं। तो वहीं से कंपटीशन हो जाता है कि तो आप लोग शुक्र मनाइए कि आप मानव जीवन में आए हैं, कुछ अच्छा कर्तव्य करिए। अरे तो ऐसा नहीं है कि कंपटीशन कहाँ नहीं है। आप लोग कंपटीशन से डरते हैं कि अरे सर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन तो हर जगह है, यहीं से शुरुआत है कि एक ओवम है और इतने लोग आए हैं। समझ रहे हैं ना। तो ये समझ में आया दोनों भाग। अब आगे देखा जाए, इसका पहला भाग देख लिए शीर्ष, दूसरा मध्य। अब कौन सा है? पुच्छ। तो पुच्छ को देख लें, तीनों भाग होती हैं इसके, शीर्ष, मध्य और पुच्छ। तो देखा जाए ना, देखिए इसका जो लास्ट भाग है जिसे कहते क्या है, पूंछ। पूंछ, टेल। उसने बोला टेल में, तो हमने क्या किया, टेल में कहते हैं ना। तो टेल मतलब बहुत कुछ हो जाता है, टेल मतलब कुछ भी होता है। और कहा ना, टेल में समथिंग ना, टेल में समथिंग, कुछ बताइए। समथिंग भी होता है। टेल में समथिंग मैंने कुछ बताइए, लेकिन हम लोग कुछ बताते क्या है। तो देखिए, कुछ बोलो या कुछ कहो, ऐसा कुछ बोलो। देखिए, ग्रीवा तथा मध्य भाग का अक्षीय तंतु इस भाग में भी उपस्थित रहता है। जो ग्रीवा है ना, ये उसका मध्य भाग का कुछ इसमें भी क्या हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं। ऐसा नहीं ना एजिए से धो के पतला हो जाता है, धीरे धीरे होता है। तो वही इसके कुछ भाग पर कोशिका द्रव्य का आवरण रहता है, जिसे मुख्य खंड कहते हैं, और शेष भाग पर कोशिका द्रव्य का आवरण नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, अंत्य खंड। अंत्य खंड यानी आखिरी पीस। ये शुक्राणुओं को चलने में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। पूंछ का यही काम है। जैसे यह है ना, इसका पूंछ, अब इसको आगे जाना है। अब ये इधर जाएगा तो ये पूंछवा ऐसे हिलेगा ना, तो ये क्या करेगा, आगे जाएगा, आगे चलता जाएगा, तरंग की तरह जाता है, ऐसे ऐसे। अब ये नहीं है कि ऐसे ही चला जाएगा, ऐसे ऐसे पूंछ है ना, तो भाई जैसे मछली नहीं है तो हिलती रहती है, तो उसी तरह ये जितना अपना पूंछ जाएगा, ये क्या करेगा, आगे जाएगा, आगे चलता जाएगा। समझ रहे हैं। तो ये क्या था, शुक्राणु का, शुक्राणु थे जिसके 3 भाग हैं, पहला भाग शीर्ष, दूसरा मध्य और तीसरा पूंछ। यही होता है ना। जैसे ये यहाँ पर अगर ओवम है, तो शुक्राणु अगर ऐसे है तो ये पूंछ है ना, अब ये हिलता जाएगा तो क्या होगा, आगे, और अंत में आकर क्या कर लेगा, अंडे को निषेचित कर लेगा कि नहीं, निषेचित कर लेगा। तो यहीं पर क्या कहते हैं कि ये क्या हो गया है, निषेचन हो गया है। समझ गए सब। इसमें दिक्कत है किसी को शुक्राणु में, नहीं ना। तो अगला टॉपिक अगले दिन। समझ गए।